Good morning, students. Today we are going to discuss a new lesson of our history part, that is civilizing the native, educating the nation. इस lesson में in this lesson we are going to discuss about the policies of the colonial government or the Britishers regarding education. According to the British government, there was need of a modern method. Yeah, you can say that English education is compulsory for the Indians for to remove their superstitions and give them the knowledge of the latest technology and inventions of the European countries. In the earliest chapters, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. कहता है कि पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिश रूल है उसने नवाब्स, पीजेंट या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके जीवन को प्रभावित किया था. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स. और इस अध्याय में हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इसने स्टूडेंट्स के लाइफ पर किस तरह से प्रभाव डाला. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली territorial conquest and control over resources, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. कहता है कि अंग्रेज लोग हैं वो भारत का प्रांतीय या राज्यों के आधार पर ही उसको नहीं जीतना चाहते थे और जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रोल करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका एक कल्चरल मिशन है और उन्होंने जो नेटिव्स हैं यानी जो इंडियन पीपल हैं उनको सिविलाइज करने का और उनके जो कस्टम्स, रीति रिवाज और वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करने के बारे में भी विचार किया. व्हाट चेंज वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, कौन से बदलाव है वो लाए गए. हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, किस तरह से जो इंडियंस लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, सिविलाइज्ड उनको सभ्य बनाया जाए. एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट्स, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको अंग्रेज लोग अच्छा मानते थे. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस, अंग्रेज़ों को आसानी से इन जो क्वेश्चंस का, इन पर्सन्स का उत्तर है वो नहीं मिला. द ब्रिटिश कुड दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, और वो कई दशकों तक, डिकेड मीन्स ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कई दशकों तक वो कहता है कि इस पर विचार करते रहे. हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, अंग्रेज़ों ने कहता है कि एजुकेशन को किस तरह से देखा. लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, अब हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ लोगों ने क्या सोचा और क्या किया. एंड हाउ सम ऑफ द ideas of education that were now take for granted believe in the last 200 years, और कहता है कि पिछले 200 सालों में जो एजुकेशन से रिलेटेड कौन से जो आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़ and how they developed their own views about how Indians were to be educated. और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस में, इस इंक्वायरी में हम ये भी जानेंगे कि इंडियंस हैं उन्होंने कैसा रिएक्ट किया इन ब्रिटिश आइडियाज़ के प्रति और किस तरह से उन्होंने अपने व्यूज़ डेवलप किए अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, कि भारतीयों को किस तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. इन 1783 ए पर्सन्स नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता. ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप. कहता है कि 1783 में एक व्यक्ति जिसका नाम विलियम जोन्स था वो कलकत्ता आया और उसको जो ब्रिटिश लोगों ने सेट किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक जूनियर जज के रूप में उसको अपॉइंटमेंट मिला. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज ए लिंग्विस्ट.
कहता है कि जो लॉ के मामले, कानून के मामलों में एक्सपर्ट होने के साथ साथ जो विलियम जोन्स था वो एक लिंग्विस्ट था। लिंग्विस्ट मीन्स होता है समवन हु नोज एंड स्टडीड सेवरल लैंग्वेज। ऐसा कोई आदमी जो कहता है कि कई सारी जो भाषाएं हैं उनको जानता है। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश। उसने कहता है कि ग्रीक और लैटिन ऑक्सफोर्ड में पढ़ी और वो फ्रेंच और इंग्लिश भी जानता था। हैड पिक्ड अप अरबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, उसने अपने एक फ्रेंड से अरबिक लैंग्वेज सीखी। एंड ऑल्सो लर्न पर्शियन, और पर्शियन लैंग्वेज भी उसने सीखी। एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स ए डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सब्लिटीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। और कहता है कि कई घंटों कलकत्ता में वो पंडित्स के साथ वो रोज़ाना खर्च करता था जिन्होंने उसे संस्कृत भाषा की जो बारीकियां हैं वो सिखाई। ग्रामर एंड पोइट्री, ग्रामर और पोइट्री के बारे में, संस्कृत ग्रामर और पोइट्री के बारे में उसने नॉलेज गेन की। सून ही वाज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेज। जल्दी ही उसने कहता है कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं उनको पढ़ना शुरू किया, लॉ के बारे में, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरलिटी और अर्थमेटिक के बारे में। इसके अलावा मेडिसिन और अदर साइंसेज की भी उसने नॉलेज गेन की। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम। जोन्स ने कहता है कि इस तरह के इंटरेस्ट हैं वो डिस्कवर किए और उसने अपने इन इंटरेस्ट को शेयर भी किया। काफ़ी सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कलकत्ता में रहते थे उस समय पे, इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नाथनेल हेलहेट वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। ये कहता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनमें आपका इंग्लिश मैन्स में थॉमस कोल ब्रूके है। इसके अलावा ये नथेलियल हॉलहेड है, वो भी कहता है एंशियंट इंडियन जो हेरिटेज है यानी प्राचीन भारतीय विरासत है, और उसके साथ साथ उस पर भी अपनी खोज कर रहे थे और इंडियन लैंग्वेजेस को जान रहे थे। और कहता है संस्कृत और पर्शियन जो वर्क्स था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। टुगेदर विद दैम जोन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उनके साथ मिलके इस थॉम्स ने कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज। और उसने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम एशियाटिक रिसर्चेज था। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवार्ड्स इंडिया। जोन्स और कोलब्रुक है वो कहता है कि इंडिया के बारे में एक विशेष एटीट्यूड, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड रखते थे। दे शेयर्ड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। उनके मन में कहता है पुरानी जो एंशियंट कल्चर्स थे उसके प्रति रेस्पेक्ट था। दोनों ही कल्चर इसमें शामिल थी, इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ की। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट। उन्होंने कहता है कि ये महसूस किया कि इंडियन सिविलाइजेशन है वो एंशियंट टाइम में अपने पीक पर थी, काफ़ी रेस्पेक्ट उसने कमाया था। बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड, और फिर कहता है कि उसका पतन हो गया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द स्केर्ड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड। और कहता है कि इंडिया को समझने के लिए उन्होंने ये नेसेसरी समझा कि जो स्केर्ड और लीगल टेक्स्ट हैं जो एंशियंट इंडियन पीरियड में प्रोड्यूस्ड किए गए थे उनके बारे में जानना। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims। कहता है कि इन्हीं टेक्स्ट से उनको जो रियल आइडियाज़ थे लॉ के बारे में, हिंदू और मुसलमानों के उनके बारे में जानकारी मिल सकती थी। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट could form the basis of future development in India।
और इन्हीं एंशियंट टेक्स्ट की स्टडी करके कहता है कि जो एंशियंट इंडिया का के के बारे में स्टडी करके जो बेस है फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया वो बनाया जा सकता है। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट। इसलिए कहता है कि जोन्स और कोलब्रुक है वो एंशियंट टेक्स्ट है उसको डिस्कवर करने में लगे हुए थे। अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनका जो मीनिंग है वो समझ रहे थे। ट्रांसलेटिंग दैम, उनको उनका अनुवाद कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स, और अपनी इन खोजों से दूसरों को भी अवगत करवा रहे थे। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past। कहता है कि इससे न केवल उनका ये मानना था कि इससे न केवल जो ब्रिटिश हैं वो इंडियन कल्चर के बारे में जान पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो ये इंडियंस के लिए भी रीडिस्कवर करने में हेल्प करेगा उनकी अपनी हेरिटेज, अपनी विरासत। एंड अंडरस्टैंड द लोस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट, और अपने बीते हुए समय का जो रेस्पेक्ट या सम्मान है उसको वो पास करेंगे। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स। और इस प्रक्रिया में जो अंग्रेज हैं वो कहता है कि इंडियन कल्चर के गार्जियन भी बन गए और इसके साथ साथ इंडिया के जो मास्टर्स यानी मालिक हैं, स्वामी हैं, वो भी बन गए। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning। इन सब से प्रभावित होकर काफ़ी सारे कंपनी ऑफिशियल ने तर्क दिया कि अंग्रेज़ों को जो वेस्टर्न लर्निंग है उसकी बजाय जो इंडियन कल्चर है या इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text। उन्होंने ये महसूस किया कि इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप किए जाने चाहिए एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को एनकरेज करने के लिए। एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री, और संस्कृत और पर्शियन जो लिटरेचर और पोइट्री है यानी साहित्य और कविताएं हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए। द ऑफिशियल्स ऑल्सो बोट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ought to be taught what they were already familiar with। कहता है कि जो अधिकारी थे उन्होंने ये भी विचार किया कि हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उन सबको ये पढ़ाया जाना चाहिए जिसके बारे में पहले से वो परिचित थे। एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, और उनके जो वैल्यूज और उनका जो एक तरह से खजाना है उनके बारे में उनको जानकारी मिले। नोट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम, ऐसे सब्जेक्ट उनको नहीं पढ़ाए जाने चाहिए जो उनके लिए एक तरह से विदेशी थे, एलियन थे, बाहरी थे। कहता है ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन ए प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। इस तरह से अंग्रेज लोग हैं वो कहता है भारतीयों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रेस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स, और इससे कहता है कि एलियन जो यानी विदेशी जो शासक हैं उनको उनके सब्जेक्ट्स की रेस्पेक्ट मिलेगी। विद द ऑब्जेक्टिव इन व्यू ए मदरसा वाज सेटअप इन कलकत्ता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। एंड द हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791 टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। कहता है कि इसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा, यानी ये एक अरबिक वर्ड है मदरसा, इसका मतलब होता है ए प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। एक मदरसा या स्कूल और कॉलेज है वो कहता है वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए। और एक आपका हिंदू कॉलेज है वो एस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को एनकरेज करने के लिए, उनकी स्टडी को एनकरेज करने के लिए। और ये कहता है कि प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, इसके लिए बेनिफिशियल होने वाला था। इसके बाद बात आती है नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दीज व्यूज।
सभी अधिकारियों ने इस तरह के विचारों को नहीं फैलाया। मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। और कहता है कि ये ओरिएंटलिस्ट थे जो एंशियंट लैंग्वेज और कल्चर जो के बारे में जानकारी रखने वाले थे, उसको रेस्पेक्ट देने वाले थे। उनकी कई सारे लोगों ने कहता क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी की। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व की गलतियों को सुधारना। कहता है फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कहता है कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज यानी उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स। उनका ये मानना था कि ईस्ट का जो नॉलेज है वो गलतियों से भरा है एंड अनसाइंटिफिक थॉट है ये। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। ईस्टर्न जो लिटरेचर है वो कहता है सीरियस भी नहीं है और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच effort in encourage the study of Arabic and Sanskrit language and literature। इसलिए कहता है कि उन्होंने ये तर्क दिया कि ये गलत है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं अरबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टडी को एनकरेज करने के लिए। इसके बाद फिर आगे बताता है जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल उनमें से एक था जिसने ओरिएंटलिस्ट यानी एंशियंट कल्चर और लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देने वालों की आलोचना की। कहता है कि द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। वो उसका ये कहना था कि नेटिव्स लोगों को यानी इंडियंस को वो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है या वो जैसा चाहते हैं, और व्हाट दे रेस्पेक्ट इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड। और कहता है ना ही वो पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वो खुश हो सकें एंड विन ए प्लेस इन देयर हार्ट। और कहता है कि उनसे उनके हृदय में जगह या उनका दिल नहीं जीता जा सकेगा। द एम ऑफ एजुकेशन और टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। कहता है कि एजुकेशन का ऐसा एम होना चाहिए, वो पढ़ाया जाना चाहिए जो कि उनके लिए यूजफुल हो, प्रैक्टिकल हो। So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made। इसलिए कहता है कि इंडियंस को उन साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से परिचित होना चाहिए जो वेस्टर्न कंट्रीज में बने हैं, रादर देन विद द पोइट्री एंड स्केर्ड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। न ही पुराने जो साहित्य या फिर हम यूँ कहें पोइट्री की जानकारी में समय लगाना चाहिए। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। 1830 में ओरिएंटलिस्ट पे जो अटैक है वो काफ़ी तेज हो गए। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक ऑफ द टाइम वाज द थॉमस बेबीगटन मैकोले। उस समय का कहता है कि एक सबसे बड़ा जो ओरिएंटलिस्ट का आलोचक था, क्रिटिक था, वो थॉमस बेबीगटन मैकोले था। ही सो इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीड टू बी सिविलाइज्ड। वो कहता है कि इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य देश मानता था और ये मानता था कि इसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। कि ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है ईस्टर्न नॉलेज की जिसको कि इंग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई नॉलेज से कंपेयर किया जा सके। वाट कुड डिनाई डिक्लेयर मैकोले दैट। और इन सब के लिए मैकोले ने कहा है कि ये सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज बोर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सेल्फ है, एक अलमारी है, वो कहता है ज़्यादा कीमती है जो इंडिया और अरेबिया का नेटिव लिटरेचर है उससे। He argued that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning, for it was no practical use। और उसने ये तर्क दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में जो पब्लिक मनी है उसको वेस्ट करने से एक तरह से रोकना चाहिए, जो कि वो ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने में लगा रही थी।
क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूज नहीं था इसका। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकोले एम्फेसिस द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। कहता है कि बड़ी ही एनर्जी और पैशन के साथ मैकोले ने इस बात पर जोर दिया कि इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। He felt that knowledge of English would allow Indians to read more of the finest literature that world had produced. उसका ये मानना था कि इंग्लिश की नॉलेज से इंडियन लोग हैं एक तरह से वो फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो एक तरह से अपने आप में सबसे श्रेष्ठ साहित्य है जो दुनिया के देशों ने बनाया है, उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और इससे कहता है कि उनको वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी का जो डेवलपमेंट है उनके बारे में भी वो अवेयर हो पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी ए वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल चेंजिंग देयर टेस्ट वैल्यूज़ एंड कल्चर। इस तरह से कहता है कि इंग्लिश पढ़ने से लोगों को सिविलाइज बनाया जा सकेगा, उनके जो टेस्ट वैल्यूज़ और कल्चर है उसको चेंज किया जा सकेगा। फॉलोइंग मैकोलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। कहता है कि मैकोलेज की जो एडवाइस है उसको फॉलो करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 है वो इंट्रोड्यूस किया गया। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये फैसला लिया गया कि इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाए फॉर हायर एजुकेशन के लिए, एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और कहता है कि जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे कलकत्ता का मदरसा है और बनारस संस्कृत कॉलेज है, इनका जो प्रमोशन है, इनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay। इस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, ओरिएंटल जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको कहता है कि टेम्पल ऑफ डार्कनेस बनाया गया, दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स ओनली डिके। जो कहता है कि भारतीय लोगों को एक तरह से लेटेस्ट नॉलेज से दूर कर रहे थे। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल। इंग्लिश टेक्स्ट बुक है वो कहता है स्कूल के लिए बनाई गई। एजुकेशन फॉर कॉमर्स के लिए एजुकेशन की बात करता है। कहता है कि इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में, उसने कहता है कि एजुकेशनल डिस्पैच हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भेजे। इश्यूड बाय चार्ल्स वुड, जिसको चार्ल्स वुड ने इशू किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेसिडेंट था। इट हैड केम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। इसको कहता है वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। कहता है कि इसमें उस एजुकेशनल पॉलिसी का जिक्र किया गया था जिसको इंडिया में फॉलो किया जाना था। इट एम्फेसाइज्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। इसमें दोबारा से कहता है कि इस बात पर जोर दिया गया, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग पर जोर दिया गया, एज ओपोज टू द ओरिएंटल नॉलेज। और ओरिएंटल नॉलेज को विरोध किया गया। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज द डिस्पैच पॉइंट टू वाज इकोनॉमिक यूरोपियन लर्निंग। इट सेड would enable Indians to recognize the advances that flow from the expansion of trade and commerce and made them see the importance of developing the resources of the country। कहता है कि एक इसका प्रैक्टिकल यूज ये था, डिस्पैच ने जो पॉइंट किया था वो इकोनॉमिक वैल्यू थी यूरोपियन नॉलेज की, यूरोपियन लर्निंग है। उसने ये कहा कि इससे इंडियन लोग हैं उनको एडवांसेज और इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में ये उनकी मदद करेगी और इससे डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री में भी सहायता मिलेगी। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ। कहता है यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस करते हुए वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर्स। उनके जो टेस्ट एंड डिज़ायर्स हैं वो कहता है चेंज हो जाएंगे।
एंड क्रिएट ए डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और ब्रिटिश गुड्स के लिए डिमांड है वो क्रिएट होगी। फॉर इंडियंस वुड बिगेन टू अप्रिशिएट एंड बाई थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। तो कहता है भारतीय लोग ऐसी चीज़ों की प्रशंसा भी करेंगे और उनको खरीदेंगे जो कि इंग्लैंड में बनी हैं। Woods dispatched also argued that European learning would improve the moral character of Indians. Woods dispatch है उसमें ये भी तर्क दिया गया 25, ये भी तर्क दिया गया कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो इंडियंस का जो मोरल करेक्टर है उसको इम्प्रूव करेगी। इट वुड मेक दैम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, ये भारतीयों को सच्चा और ईमानदार बनाएगी। एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंड अपॉन, और इससे कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सर्वेंट्स तैयार होंगे जो ट्रस्टेड, जिन पे विश्वास किया जा सकेगा एंड वो उस पर डिपेंड होंगे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, कहता है कि ईस्ट का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो न केवल गलतियों से भरा हुआ है। इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल ए सेंस ऑफ ड्यूटी, ये कहता है, एंड कमिटमेंट टू वर्क, ये लोगों को ड्यूटी के लिए सेंसफुल और कमिटमेंट टू वर्क नहीं बनाता। नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही ये इस तरह की स्किल डेवलप करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।